नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन समेत 5 वज़रा लेंगे आतिशी के साथ हलफ। अखिलेश यादव ने एक मुल्क एक इलेक्शन को बताया बड़ी साजिश। कमलनाथ ने करार दिया मोदी का खिलौना। बीजेपी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत खवातीन को हर माह 2100 रुपए देने का वादा। कटरा में वजीर आजम की इंतखाबी रैली। कांग्रेस को बताया मुल्क का सबसे बदउनवान खानदान। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी किया तंज। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सरोजा अमरीकी दौरा। 21 सितंबर से विलिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडरों के चौथे सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। हरियाणा रोहतक में मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हरियाणा के लिए अपनी पार्टी का इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पार्टी के रियासती सदर मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद थे। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को कांग्रेस की जीत का इशारा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जो 7 वादे हैं हम उन सबको पूरा करेंगे। देखिए, जो जन समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस जो है भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 36 राज्यों ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आज आपने कल सर मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी किया, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया जिसमें तमाम बातें कही गई। महिलाओं को लेकर 2100 वही कॉपी पेस्ट है जो हमने कहा, वो इन्होंने कहा कॉपी पेस्ट है। आपको लगता है इन्होंने हमारा 2005 का 2009 का मैनिफेस्टो देखो, जो लिखा वो किया है। इनका 14 का देख लो, 19 का देख लो, जो कहा है वो नहीं किया। सर आपने जो कहा कि जो हम लोगों ने कहा जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन आज सुबह से ही हमने ये देखा कि जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया पूरी बीजेपी इस बात को कहने लगी कि जिस सभी राज्यों में यही घोषणा पत्र जारी किए लेकिन कहीं भी कोई वादा पूरा नहीं। इनने कहाँ किया है? इनने कौन? हरियाणा का देखो ना, कौन सा किया है? हमने जो वादा किया पूरा किया। सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। तमाम अटैक कांग्रेस पार्टी पर हुए, आज मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तब हरियाणा को लेकर सीएम साहब ने और नड्डा साहब ने तमाम आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, जमीन को लेकर कहा। उसके अलावा सर आपकी पार्टी के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उनको लेकर जो टिप्पणी हो रही है, आप इतने बड़े नेता है, आपने राजनीति देखो वो व्यक्तिगत टिप्पणी निंदनीय है और जो ये कह रहे हैं इतनी उपलब्धि कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि उपलब्धि है ही नहीं। विफल सरकार है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने, खेल खिलाड़ी नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 कर दिया, आज महंगाई में 1 कर दिया, 1 नंबर कर दिया। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई, अपराध में बहुत तेजी से है। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली हैं, तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने किसी वर्ग का। तो इस सरकार से हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण सब विमुख हो चुके। 2014 का ही घोषणा पत्र आज लिए लोग लिए घूम रहे हैं। ना 15 लाख आए, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना जवान को 1 रैंक 1 पेंशन मिला, अग्निवीर और मिल गई, ना डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। तो 2014 का उनका घोषणा पत्र आज तक लोग लिए घूम रहे हैं। भाजपा के 24 का घोषणा पत्र कौन मानेगा? और उन्होंने घोषणा पत्र में कई ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने हमारी बात मान ली। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में, उसको कॉपी कर लिया।
अगर 500 रुपए गैस का सिलेंडर वो दे रहे हैं तो भाजपा वाले पहले कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर देके। तो अब वो यानी कि वो अब भाजपा वो मान रही है, तो यानी कि वो बात जो कह रही थी भाजपा गलत थी। और अगर वो ठीक थी तो 10 साल 1100 रुपए गैस सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई। और ऐसे ही इन्होंने मान लिया कि हमारे कहा कि 2000 रुपए महंगाई भत्ता हम महिलाओं को देंगे, महालक्ष्मी योजना, और कहा कि हम 2100 देंगे। यानी कि मान गए कि महंगाई है, तो 10 साल तक महंगाई क्यों नहीं दिखी, तब महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया महिलाओं को। तो हमारी ये जीत है, भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस की एक बड़ी नैतिक जीत है। जेपी नड्डा ने ये कहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें छलावा किया गया है। तो वो उन्होंने तो खुद ही वो घोषणा पत्र में से चीजें उठा ली, तो ये तो और बड़ा छलावा है अगर ऐसी बात है तो। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे जो 7 संकल्प हैं, सातों के सातों संकल्प हम पूरा करेंगे। एक पवित्र मंदिर में ऐसी चीज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने जो वादे किए हैं, हमारी सरकार बनने पर वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाकर रहेंगे। कि 1 लाख बच्चों को हम लगाएंगे। हमने वादा किया है कि जो विधवा हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए 5000 हर महीने मिलेगा, 12 सिलेंडर साल में मिलेंगे गरीबों को कि वो जिंदा रह सके। हर तरीके से हमने कहा है। वो आप हमारा और कांग्रेस का पढ़िए तो आपको दिखेगा। हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम आतंकवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर को एक ताज बनाना चाहते हैं भारत का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि जिस प्रकार से एनसी ने जो है ये दरबार की प्रथा थी, इसको बंद करने से हमारा रेवेन्यू जो है वो बचा है, और साथ में जो है वो छोटे से रेवेन्यू को देखते नहीं है कि बड़ा इंसाफ क्या होता था यहाँ लोगों के साथ, कि किस तरह लोग मिलते थे, जुटते थे, एक मोहब्बत का रास्ता था। वो मोहब्बत का रास्ता ही बंद कर दिया, नफरत का रास्ता इन्हें शुरू कर दिया है सारे भारत में। आज मुझे बताइए राम मंदिर में ऐसे पवित्र जगह पे एक दलित लड़की का बलात्कार होता है और हुकूमत चुप है। क्या यही चाहिए हमें कि एक पवित्र मंदिर में ऐसी चीज हो? ये दिखाता है कि इनकी कोई मोहब्बत किसी से नहीं है, इनकी मोहब्बत सिर्फ कुर्सी से है। और राम भगवान ने इनको वहाँ से भी उस कुर्सी को छीन लिया। भाजपा कहती है कि जो स्टेटहुड का दर्जा है वो ना एनसी दिलवा सकती है ना कांग्रेस दिलवा सकती है, वो पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो एनसी आप घबराते क्यों हैं? हम लोग सारा गठबंधन जो है अपोजिशन का, हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है सर, जैसे बीजेपी कहती है हम कलम के जरिए चल रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, फिर मिलिटेंसी बढ़ रही है। आप यहाँ की बात करें, इस विजन की बात। अब मुझे ये बताइए, वादा था प्रधानमंत्री का 50,000 नौकरियाँ, कहाँ है वो? जरा इसका जवाब देना। फिर ये बताएं जो 15 लाख हर एक के जेब में आने वाला था वो कहाँ गया? वो भी जुमला था ना। किस बात का आप एतबार करते हैं? ये सिर्फ कुर्सी चाहते हैं और कुछ नहीं, कुर्सी के बगैर कुछ भी नहीं। क्या फारूक साहब और कांग्रेस जो है ये वन नेशन और वन इलेक्शन का विरोध करेगी और इसके लिए करेगी? हम लोग, हम दोनों ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ सारा गठबंधन जो है दिल्ली में इसके खिलाफ बात करेगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। कितना डेमोक्रेसी के लिए ये खतरनाक? देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता। अगर आप अनेकता नहीं मजबूत करेंगे तो एकता कहाँ से आएगी? एकता को मजबूत करने के लिए अनेकता मजबूत करनी ज़रूरी है। दिल्ली की गद्दी को मजबूत नहीं करना, पहले रियासतों की गद्दी मजबूत करनी है। अगर रियासत कमज़ोर होगी तो दिल्ली कैसे मजबूत होगा, ये इनकी समझ में नहीं आता। 370 वापस आएगा? 370 को वक्त लगेगा, वो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। लोग, ये हम लोगों ने किया था, महाराजा हरि सिंह साहब ने किया था 1927 में, जब पंजाब था, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था। डर ये था कि जम्मू के लोग गरीब हैं,
और उन पे कब्जा कर लेंगे पंजाबी, वो खा जाएंगे सारा कुछ और जम्मू में कुछ नहीं रहेगा। नौकरियां, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, वही नौकरियां भी ले जाएंगे, सारे काम वही करेंगे और जम्मू कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए 370 और 35 ए था। लोगों में गलत फहमियाँ पैदा की गई कि ये सेपरेटिस्ट है। ये नहीं है सेपरेटिस्ट, ये यहाँ के लोगों को बचाने की बात थी कि यहीं के लोग यहाँ के नौकरी रहेंगे, कि ज़मीन जो है वो इसका मालिक यहाँ का आदमी हो, डोगरा यहाँ का मालिक हो, डोगरी ज़बान चले, डोगरी ज़बान आगे बढ़े, ये था। आज कहाँ है वो? आज न डोगरी ज़बान न डोगरा लगता है। क्या है? ज़मीनें उनको उनकी गई, सारे उद्योगपति बाहर से, यहाँ का कोई उद्योगपति नहीं है। आप एक चमचा भी नहीं रेत का निकाल सकते हो, उसका ठेका भी बाहर वालों को। ये हालत है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब को आप ज़मीनों से निकालेंगे, घरों से निकालेंगे? क्या उन पे वो यूपी की तरह ट्रैक्टर लगाएंगे, बुलडोज़र लगाएंगे? हम इसके खिलाफ हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदनीपुर के पंसकुरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल बारिश की वजह से नहीं है, ये मरकजी हुकूमत की लापरवाही के सबब है। हम हर साल लड़ाई लड़ रहे हैं, बंगाल के लोग लड़ाई क्यों लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि झारखंड को महफूज रहने दो। मैंने कहा हाँ, झारखंड को बचाना चाहिए, लेकिन बंगाल को भी महफूज रखना चाहिए। পুরো দ্বীপ জল ছাড়া, বৃষ্টির জন্য এই বন্যা হয়নি। দিস ইজ নট ফর রেন। ইয়েস, 4-5 days there was a rain, but we can tolerate that. We have so many infrastructure and system, but I cannot tolerate, people cannot tolerate more than 5 lakh cubic water what has been released from DBC and other area. The capacity of DBC dam, it came down 36% only, so far my knowledge is concerned, from 100% to, because definitely the negligence from central government, no dredging, no desiltation, years to years. And we are fighting the battle every year. Why Bengal people will fight the battle? They said, let the Jharkhand be saved. I said, yes, Jharkhand be saved. Bengal must be saved also. I cannot protect you instead of my people. बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना हल्के के कृष्णानगर में कुछ शाहजोरों ने दलितों के तकरीबन 20 से 25 घरों में आग लगा दी। हालांकि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। सदर नवादा के एसडीपीओ ने ये जानकारी दी है। बीएसपी की सदर मायावती ने इस वारदात को बहुत अफसोसनाक और संगीन करार दिया है। अपने ट्वीट में मायावती ने सरकार से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासरीन की बाज़ आबादकारी की मांग की है। सब गाली देता है, खराब खराब गाली, तो हम लोग भागे लगा है, बम लेकर आया है, छोड़ने लगा है। अच्छा। तो हम लोग डर से भागने लगा है, बाल बुतरुक लेके। रात से खाना नहीं खा रहा है, पका है जो तो कोई खाइबे नहीं किया। कितना लोग था? हम लोग 8 आदमी सब आया था। कितना लोग था? अच्छा 100 आदमी था। वहाँ वहीं तो भरल रहा था, यहीं पर से हेला है, वैसे हेलते हेलते उन्हें चल गया। क्या बोल रहा था भागने के लिए आप लोग को? हाँ, भाग जाओ तुम लोग, हमारा जमीन में तुम अथी बस रहा है, ये बोला है। बज रहा है 8-9 बजे रात के। हाँ, क्या कौन लोग थे? कितना संख्या में आया था लोग? वो लोग 12-13 आदमी था। क्या किया था? पेट्रोल ला के जरा दिया। कौन लोग है सब? धूसा। क्या कारण काहे किया? इसी को जमीन खातिर ले। क्या बोल रहा है? कि भागोगा ठीक जमीन से, नहीं तो जरा देंगे। ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम कौन सुने ना देवी ना। सब चीज जल गया? सब जल गया, कपड़ा लता सब। सरकार की तरफ से कुछ मिला? नहीं। खाने पीने का? नहीं। प्राइमेसी जांच है कि लोगों के बीच भूमि विवाद का, चूंकि माननीय न्यायालय में चल रहा है मामला, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। भूमि विवाद का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, उनका जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। ये कितने बजे रात की घटना और आप लोग कितने बजे? देखिए, हमको सूचना मिली 7:15 बजे,
हम 7:35 में यहाँ पहुँच गए। एक जब कितने घर जले थे? सर उस समय हम लोग रात में पहले रात के बाद हम लोगों ने उसकी जांच करवाई थी। प्रथम दृष्टया में 21 घर पूर्णतः जला हुआ मिला था और उसका गहन जांच हम लोग कर रहे हैं सर। उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों ने कराई? खाने पीने की व्यवस्था रात में भी हम लोग करवाए थे सर, सुबह भी हम लोग करवाए हैं। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी करवाए हैं और दोपहर का भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं सर। उसके अलावा रहने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तत्काल हम लोग एक हॉल खोजे हैं, वहाँ पर हम लोग रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। कौन लोग इसके पीछे थे इस बार? तो जिन लोग जो पीछे थे, जिनका नाम इन लोगों के द्वारा बताया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जंगल राज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दैत्य राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, राक्षस राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक मध्ययुगीन मनुवादी व्यवस्था कहेंगे या नहीं कहेंगे, सवाल आप लोगों से भी है। जो हुआ वो क्यों हुआ आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अब क्या होना है? डबल इंजन की सरकार है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, कोई कैप्टन नहीं है। जो कैप्टन है तथाकथित, या तो उनको जानकारी नहीं है तो वो चिंता का विषय है, या अगर सब जानकारी है तो कोई और लोग राज्य चला रहे हैं, ये और भी बड़ी चिंता की बात है। जान किसकी जा रही है, जान पे किसकी बन रही है? ये तमाम वो लोग हैं जिनको संविधान प्रोटेक्ट करता है। बिहार के नवादा में दलितों के घरों में आग लगाए जाने पर आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई कानून नहीं है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? बहुत गलत है ये, अगर ऐसा हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है लॉ। कर्नाटक में राजेश्वरी नगर के बीजेपी के एमएलए मुन्नी रत्न के खिलाफ इस्मतदरी और जिनसी इस्तेसाल का मामला दर्ज किया गया है। मामला रामनगर जिले के कगलीपुरा थाने में दर्ज किया गया है। ये वारदात कगलीपुरा थाने के तहत एक निजी रिसोर्ट में हुई। रुकन असेंबली मुनिरत्न समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाई साफ हवा। राजस्थान के दौसा में तकरीबन 18 घंटे की मशक्कत के बाद बोरोवेल में गिरी हुई 2.5 साल की बच्ची को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर योगेश कुमार ने बताया कि 600 फुट का बोरवेल था। बच्ची 28 फुट पर थी। बीच बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ के 30 और एसडीआरएफ के 10 लोग इस मुहिम में लगे हुए थे। इसमें समस्या ये थी कि ये 600 फीट का बोरवेल था। हमने नीचे एल लगा रखा था और बच्ची जो है 28 फीट पर फंसी हुई थी। अब उसमें 12 फीट का केसिंग थी और नीचे बिना केसिंग का था बाकी एरिया। तो केसिंग होने की वजह से हम उसमें बड़ी रिंग नहीं डाल पा रहे थे। छोटी रिंग से उसका हाथ लॉक नहीं हो पा रहा था और बड़ी रिंग से उसकी डाल नहीं पाने की वजह से हम जो है उसको लॉक नहीं कर पा रहे थे। हमने उसके साथ ही क्या किया था कि इसकी पैरेलल जो है अप्रोच स्टार्ट कर दिया था। तो हमने पैरेलल में 28 फीट पे उसके पैर थे, तो हमने 31 फीट की खुदाई की और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच की 20 फीट दूर से, और हमने जो है 21वें फीट पे जो है उसके पैर के नीचे बिल्कुल सैंडल के वहाँ पे जाके अप्रोच किया और पहली बार में हमने सफलता प्राप्त कर ली। मरकजी काबीना के जरिए एक मुल्क एक इलेक्शन को मंजूरी दिए जाने पर सियासी लीडरों का रद्द-ए-अमल जारी है। कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन शशि थरूर ने कहा है कि हमने 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक मुल्क एक इलेक्शन की शुरुआत की थी। 1967 में कई रियासती सरकारें चुनी गई थीं जो अपनी मुद्दत कार पूरी नहीं कर पाईं। कुछ सरकारें कुछ महीनों में गिर गईं, कुछ उसके बाद गिर गईं। चाहे वो मरकजी सरकार हो, रियासती सरकार, हमें अलग अलग वक्त में एक अलग इंतखाबी अमल अपनाना पड़ा है। आप इसे कैसे रोकेंगे? एक रियासत की सरकार जो 5 साल के लिए चुनी गई है, अगर उसे 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना पड़ा तो क्या वो अदालत में जाकर ये नहीं कह सकते कि ये गैर आईनी है? Let's not forget why we are in this situation. The Prime Minister may be right that it's distracting to have elections somewhere or the other every 6 months, but the reason we are in that situation is we started off with one nation, one election in 52, 57, 62, 67. And then what happened was in 67, some of the state governments elected
didn't survive their full term. Some collapsed in a few months, some collapsed thereafter. So at different times, elections had to be called at different cycles. The central government, the election was called early in 71. Similarly, the election that was due in 76 got postponed to 77. So history has given us a situation where both the central government and pretty much every state government at different times has had to have a different election cycle. Now, how do you prevent that? Secondly, if you artificially try and push everyone into one date, a state government that's been elected for 5 years, if they're forced to go to the polls again after 3, couldn't they go to the court and say this is unconstitutional? They have a people's mandate for 5 years? Of course they can. मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी का एक सबको उलझाने वाला एक खिलौना बताया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक आ जाए और सरकार भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? ये सब राहुल जी को लेकर के राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो बोला गया है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं है। केवल राहुल जी की झूठी आलोचना, झूठ बोलना, यही अब बचा है। देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है। आज किसी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और भंग करनी पड़े तो क्या करेंगे? तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है। मोदी जी का एक और ये खिलौना है सबको उलझाने के लिए। मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद से रेलवे ट्रैक की बहाली का काम शुरू किया गया। कि चंद्रयान मरकजी काबीना ने चौथे मून मिशन चंद्रयान 4 को अपनी मंजूरी दे दी है। खलाई उमूर के माहिर प्रोफेसर आरसी कपूर ने कहा है कि चंद्रयान 4 एक वापसी मिशन है और ये मिशन 2 रॉकेटों का इस्तेमाल करके पूरा किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होगी। पहला रॉकेट GSLV MK3 जैसा होगा और दूसरा रॉकेट बाद में जाएगा। दो सेपरेट चंद्रयान 4 जो है वो ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, तो इसमें 2 रॉकेट्स के जरिए जो है मिशन संपन्न किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग जो है वो 2027 की है। ऐसा हाल ही में नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम में डॉक्टर सोमनाथ ने बताया था कि 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को संपन्न किया जाएगा। इसमें 2 रॉकेट्स के जरिए जो है सारी ये प्रोसेस संपन्न होगी, जिसमें जो बड़ा रॉकेट है वो GSLV Mark 3 के जैसा है या उसको LVM-3 भी बोलते हैं। वो लेके जाएगा असेंडर मॉड्यूल और डिसेंडर मॉड्यूल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विलिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडरों के चौथे चोटी इजलास में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडेन कर रहे हैं। वजीर आजम न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल के सरबराह इजलास में तकरीर करेंगे। विलिंगटन में हो रहे क्वाड सरबराह इजलास पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियरे ने कहा है कि सदर बाइडेन ने 3.5 साल से जायद अरसे में इन लीडरों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए हैं और इसलिए वो उन्हें विलिंगटन लाकर इसे जारी रखना चाहते हैं। People should look at this as politics, whether it's foreign or domestic, is indeed personal. Right? It is very much local. It is very much personal. And if you think about this, is that the president has developed over 3.5 years and more. The president has developed a relationship with these leaders, and so he wanted to continue on that diplomacy, if you will, by bringing them to Wilmington. And I think it's important. I think it's important show of how that relationship, those relationship has grown. It's important to show how much the president really focuses on foreign policy, and I think that's what you should see from that. It's politics, not just domestic, but also foreign. Foreign policy is very much local, and I think that's what you're going to see from this president. फहीम जोगापुरी के चौथे शहरी मजमूए जमाले रंग का इजरा नई दिल्ली के जामिया नगर में काबिल ज़िक्र अदबी शख्सियात की मौजूदगी में अमल में आया। अबुल फजल इनक्लेव में होटल रिवर व्यू में मुनक़िद होने वाले रस्मी इजरा के इस जलसे की सदारत मारूफ फिक्शन राइटर
नईमा जाफरी पाशा ने की। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शैफुर रसूल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर अबू बकर आबाद मेहमान एजाजी और माहनामा योजना के एडिटर अब्दुल मन्नान मेहमान ज़ीवक़ार थे। इस मौके पर शमीम कासमी, खुर्शीद हयात, डॉक्टर जकी तारिफ, हक्कानी उल कासमी, मोइन शादाब, डॉक्टर नुमान कैसर, डॉक्टर जावेद हसन, डॉक्टर अब्दुल बारी और हामिद अली अख्तर वगैरह ने किताब जमाल रंग के हवाले से फ़हीम जोगापुरी के शख्सी और शेरी महासिन पर इज़हार ख्याल किया और उनकी अदबी खिदमात की सताइश की। इससे पहले फ़हीम जोगापुरी के 3 शेरी मजमूए नवेद सहर, अधूरी बात और धूप छाँव मंजर आम पर आ चुके हैं। फ़हीम जोगापुरी का ताल्लुक रियासत बिहार के सिवान जिले से है। तकरीब में शेर व अदब, सहाफ़त, सक़ाफ़त और सियासत समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियतें मौजूद थी। प्रोग्राम की निज़ामत माहनामा सलाहकार के मुदीर हामिद अली अख्तर ने की। इस पर बाज़ शायरों ने अपना कलाम भी पेश किया। जिंदगी ने हमें यूं बर्फ बनाया कि फ़हीम मौत भी रोने लगी हाथ हमारा छूकर, पहले पहले मुझे बेमौत ही मारा छूकर और जिंदा भी किया उसने दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा बनाओ।